हे राजा जनक, ये शरीर मिथ्या है, आत्मा सत्य है। जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। यह गीता आपको उस मार्ग पर ले जाएगी। श्रवण करें और समझें। आम तौर पर ना जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले उसके बाहरी रूप पर ही जाती है। हाँ बिल्कुल, ये तो ह्यूमन नेचर है। राइट। जैसे अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो लाइन साफ दिख जाती है और हम मान लेते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम है। हम इंसान ना चीजों को उनके बाहरी आकार से तोलने के इतने आदी हो चुके हैं कि जो बाहर से टेढ़ा मेढ़ा लगता है हम बस बिना सोचे मान लेते हैं कि अंदर से भी वैसा ही होगा। सही बात है। मतलब हमारा दिमाग चीजों को अलग अलग खानों में बांटने का आदी होता है, क्योंकि बाहरी रूप देखकर ना फैसला लेना आसान होता है। दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एकदम। जो आंखों ने देखा उसी को बस आखिरी सच मान लिया। लेकिन ये नजरिया ना थोड़ा सीमित है। ये तो वही बात हो गई कि किसी किताब को बस उसके कवर से जज कर लिया और अंदर के पन्ने कभी पढ़े ही नहीं। अरे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। और इसी बात से ना मुझे आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय याद आ रहा है। सोचिए अगर कोई ऐसी मशीन होती जो इंसान के शरीर के बजाय उसकी चेतना को नाप सकती तो कैसा होता। वाह, दिमाग की बत्ती जलाने वाला सवाल है ये। है ना। तो आज की इस चर्चा का जो मिशन है वो अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय पर एक डीप डाइव करना है। इस चैप्टर का टाइटल ही बहुत गहरा है, आत्मा ही शुद्ध ज्ञान है, यानी सेल्फ एज प्योर इंटेलिजेंस। बहुत ही शानदार विषय है ये, और इस पर बात करना आज के वक्त में और भी जरूरी है। बिल्कुल। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इतने डीप फिलोसॉफिकल टॉपिक को हम एकदम आसान और मजेदार इंग्लिश में समझें, ताकि घर के बड़े बुजुर्गों से लेकर आज के यूथ तक हर कोई इसको रिलेट कर सके। हाँ, क्योंकि फिलॉसफी अगर सिर्फ मोटी मोटी किताबों में बंद रहे हैं और रियल लाइफ में काम ना आए तो उसका क्या ही फायदा। रोकने के लिए ना हम सीधे इसकी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक गुरु और शिष्य की कहानी। गुरु है अष्टवक्र और शिष्य है राजा जनक। हाँ, और इन दोनों का जो बैकग्राउंड है ना, वही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एकदम। अगर मैं सिर्फ एक दो लाइन में बताऊं तो अष्टवक्र उस वक्त सिर्फ 12 साल के थे और उनके शरीर में 8 जगह से टेढ़ापन था, यानी क्रुकेडनेस थी। राइट। उन्हें अपनी माँ के गर्भ में ही अपने पिता से श्राप मिला था। हाँ। और दूसरी तरफ है राजा जनक, जो इतने बड़े सम्राट होने के बावजूद ना सच्चे ज्ञान की तलाश में थे। राजा जनक का ये जो डिससैटिस्फैक्शन था ना, वही उन्हें महान बनाता है। आमतौर पर पैसे और ताकत आने पर लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन वो उस खालीपन को महसूस कर पा रहे थे। बिल्कुल। तो अब उस घटना पर आते हैं जब 12 साल के अष्टवक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे। ये कहानी सच में बहुत फैसिनेटिंग है। असल में हुआ ये था कि अष्टवक्र के पिता कहोर राजा जनक के दरबार में बंदी नाम के सबसे बड़े विद्वान से शास्त्रार्थ में हार गए थे। ओह, यानी ज्ञान की बहस में। हाँ, और उस जमाने के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे। हारने वाले को बंदी बना लिया जाता था। तो जब इस छोटे से 12 साल के बच्चों को पता चला तो वो अपने पिता को आजाद कराने सीधा दरबार निकल पड़ा। मैं तो उस दरबार का सीन इमेजिन कर रही हूँ। एक बड़ा सा हॉल, सोने चांदी की चमक, देश भर के बड़े बड़े पंडित और विद्वान, और दरवाजे से एक छोटा सा बच्चा अंदर आता है जिसका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ है। और उसकी चाल देखकर दरबार में बैठे सारे विद्वान जोर जोर से हंसने लगते हैं। मतलब उनका अहंकार उस बच्चे के बाहरी रूप का मजाक उड़ा रहा था। पर यहाँ पर अष्टवक्र ने ना पासा ही पलट दिया। वो उन सबसे ज्यादा जोर से हंसने लगे। हाँ 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 हाँ, और राजा जनक ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? अष्टवक्र ने कहा कि मुझे लगा मैं ज्ञानियों की सभा में आया हूँ, लेकिन यहाँ तो सब चर्मकार बैठे हैं, यानी मोची, जो सिर्फ चमड़ी देखकर इंसान की कीमत तय कर रहे हैं। ओह वाओ, ये तो बहुत ही तगड़ी बात कह दी थी उन्होंने। मतलब उन्होंने साबित कर दिया कि वो विद्वान सिर्फ शब्दों के व्यापारी थे। एक सच्चा ज्ञानी ना दुनिया को सिर्फ बाहरी छाल से नहीं देखता। बिल्कुल सही बात है। वो उस आवरण के पीछे की सच्चाई यानी आत्मा को देखता है। मुझे ना यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल याद आ रहा है। जैसे एक मंदिर को ले लीजिए। हाँ। मंदिर का आकार गोल हो सकता है, चौकोर हो सकता है ना? कोई तिकोना होता है। राइट। लेकिन उस मंदिर के अंदर जो खाली जगह है, जो स्पेस या आकाश है, क्या उस पर मंदिर के शेप का कोई असर पड़ता है? बिल्कुल नहीं। आकाश तो
हर जगह एक जैसा ही होता है ना? एकदम सही। तो जैसे मंदिर के आकार का अंदर के आकाश पर कोई असर नहीं होता, वैसे ही शरीर के टेढ़े मेढ़े होने का असर अंदर की आत्मा पर नहीं होता। ये बहुत ही डीप एनालिसिस है। और राजा जनक को उस दिन यही समझ आया कि असली गुरु मिल गया है। उसके बाद अष्टवक्रा ने बांदी को शास्त्रार्थ में हराया और वहीं से अष्टवक्रा गीता का जन्म हुआ। तो चलिए अब इस फाउंडेशन के साथ सीधे चैप्टर 11 के पहले श्लोक पर आते हैं, जो इस पूरी फिलॉसफी का ना कोर है। इस चैप्टर में अष्टवक्रा सबसे पहले यही समझाते हैं कि प्योर इंटेलिजेंस या शुद्ध ज्ञान क्या है। दुनिया में हर चीज का बनना और मिटना, यानी एग्जिस्टेंस और डिस्ट्रक्शन, एकदम नेचुरल है। मतलब जो चीज बनी है वो खत्म भी होगी। एग्जैक्टली। और जो इंसान इस बदलाव को डीपली समझ लेता है, वो दुखों से आजाद हो जाता है, उसे परम शांति मिल जाती है। पर देखिए, दिमाग में तो ये बात बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन जब रियल लाइफ में कोई बड़ा नुकसान होता है तो ये साइंटिफिक डिटैचमेंट कैसे काम आ सकती है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, है ना? क्योंकि क्या इसका मतलब एकदम पत्थर दिल हो जाना है कि भाई कोई इमोशन ही नहीं बचा अंदर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्थर दिल होना और साक्षी होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साक्षी यानी विटनेस बनने का मतलब ये नहीं कि आप फील करना बंद कर दें। तो फिर साक्षी बनने को प्रैक्टिकली कैसे समझें? जैसे आप किसी सड़क के किनारे खड़े हैं और ट्रैफिक को देख रहे हैं। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। आप उसमें शामिल नहीं हो रहे, बस देख रहे हैं। अच्छा, या फिर जैसे कोई थिएटर में बैठकर नाटक देख रहा हो, स्टेज पर दुख का सीन चल रहा है, पर जो रोशनी स्टेज पर पड़ रही है, क्या वो रोशनी उदास होती है? नहीं ना। राइट। रोशनी तो सिर्फ अपना काम कर रही है, दिखाने का। वो दुखी नहीं होती। वैसे ही शुद्ध ज्ञान या आत्मा है। दुख आएगा, खुशी आएगी, पर एक ज्ञानी उसे बस एक साक्षी की तरह आता जाता दिखता है। वो उसमें खुद को आइडेंटिफाई नहीं करता। समझ गई। पर यहाँ ना मेरे दिमाग में एक क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है। अगर सब कुछ ऐसे विटनेस की तरह ही देखना है, तो फिर राजा जनक अपना इतना बड़ा राजपाट कैसे संभालते थे? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्योंकि देखिए, एक तरफ हम कहते हैं कि बस साक्षी बन जाओ, पर एक राजा को तो नियम बनाने पड़ते हैं, वॉर्स लड़नी पड़ती हैं, राज्य को चलाना पड़ता है। ये सब इन एक्शन में एक्शन या कर्म में अकर्म कैसे हो सकता है? यही तो अष्टावतार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाओ। उन्होंने सिखाया कि बाहरी दुनिया में फुली एक्टिव रहते हुए भी अंदर से पूरी तरह शांत और डिटैच्ड कैसे रहा जा सकता है। मतलब काम करो, पर उस काम के नतीजे से मत बंद हो। कोई थोड़ा सा एवरीडे एग्जाम्पल से समझाएंगे इसको? चलिए, सूरज और बारिश का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है ना। हाँ, इवेपोरेशन होता है। फिर बादल बनते हैं और बारिश होती है। बारिश से फसल भी उगेगी और बाढ़ भी आ जाएगी। लेकिन क्या उस बारिश की वजह से सूरज कभी गीला होता है? अरे बिल्कुल नहीं। सूरज तो कितनी दूर है, वो कैसे गीला होगा? और क्या सूरज इस बात का क्रेडिट लेता है कि मेरी वजह से फसल उगी? नहीं, वो तो बस चमक रहा है, अपना काम कर रहा है। बस यही है कर्म में अकर्म। हमारे शरीर और इंद्रियों के काम करने से हमारी आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। राजा जनक तलवार भी उठाते थे और न्याय भी करते थे, पर अंदर से वो सूरज की तरह एकदम अनासक्त थे। वाओ, ये तो बहुत लिबरेटिंग थॉट है। मतलब ऑफिस का काम करो, मेहनत करो, पर अंदर से ये लॉजिक क्लियर रखो कि हम उस काम या उस पोजीशन से डिफाइन नहीं होते। सही पकड़ा आपने। हम उस पोजीशन से खुद को जोड़ लेते हैं, इसीलिए दुख होता है। मुझे इस पे एक और एनालॉजी याद आ रही है, समुंदर और लहरों वाली। हाँ, जैसे समुंदर में कितनी लहरें उठती हैं, झाग बनता है और फिर सब वापस पानी में ही मिल जाता है। हाँ, एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। दुनिया के सारे काम भी वैसी ही लहरें हैं। और प्रॉब्लम तब होती है जब हम खुद को वो एक छोटी सी लहर मान लेते हैं, जबकि हम लहर नहीं, पूरा समुंदर है। क्या बात है। और आपने अनजाने में ही चैप्टर 11 के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को टच कर लिया है। वर्स 7 में अष्टावक्रा ठीक यही बात कहते हैं। अच्छा, वर्स 7 में क्या लिखा है? वो कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। इस ब्रह्मांड के रचयिता से लेकर घास के एक छोटे से तिनके तक, यानी क्रिएटर से लेकर एक ग्रास के ब्लेड तक, सब कुछ मैं ही हूँ। वेट, रियली? एक आम इंसान इस लाइन को कैसे डाइजेस्ट करे? मतलब
सब कुछ मैं कैसे हो सकती हूँ? जब इंसान ये समझता है ना कि वो पूरा समुद्र है, तो उसके थॉट्स के सारे ऑसिलेशंस यानी दिमाग की सारी हलचल एकदम खत्म हो जाती है। मतलब वो जो दिमाग में कॉन्स्टेंटली बातें चलती रहती हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब बंद? बिल्कुल। सोचो, कंफ्यूजन या दुख तब होता है जब कुछ पाने की खुशी हो या कुछ खोने का डर हो। पर जब सब कुछ तुम ही हो, तो पाओगे क्या और खोगे क्या? राइट। ये तो दिमाग की सारी सर्किट बोर्ड को ही शांत करने वाली बात हो गई। हाँ, फिर इंसान एकदम शुद्ध और शांत हो जाता है। उसमें बस प्योर पीस रह जाती है। अगर मैं इसको एक नॉर्मल लाइफ की तरह देखूं, हम्म, तो देखिए हमारी आधी से ज्यादा टेंशन सिर्फ हमारे ईगो यानी अहंकार की वजह से होती है। ये मैं और मेरा वाली बात है ना। एकदम सही। हम पूरा दिन मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी इमेज में ही उलझे रहते हैं। हाँ, और अगर हम इस ईगो और माइनस को हटा दें, इस लेबल्स वाली गेम को छोड़ दें, तो जिंदगी सच में कितनी हल्की और मजेदार हो सकती है। यही अष्टावक्र गीता की ब्यूटी है। ये बहुत डीपली प्रैक्टिकल है। तो चलिए अब इस डिस्कशन को हम थोड़ा सम अप करते हैं। हाँ। हमने अष्टावक्र और राजा जनक की बैकग्राउंड स्टोरी से समझा कि ज्ञान की सीधापन क्या होती है, बॉडी की डिफॉर्मिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता। और फिर हमने साक्षी भाव को समझा कि कैसे सब कुछ बदलता है और उसे विटनेस करना ही प्योर इंटेलिजेंस है। और सूरज, बारिश या समुंदर लहरों के एग्जाम्पल से हमने इनएक्शन को भी ब्रेक डाउन किया। और आखिरी में वर्स 7 के उस अल्टीमेट ट्रूथ को डिस्कस किया कि जब सब कुछ मैं ही हूं तो डर कैसा। पूरा एपिसोड पूरी चर्चा सच में बहुत इल्यूमिनेटिंग थी। लेकिन इसे ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम एक थोड़ा डीप सोचने वाला सवाल सबके लिए छोड़ कर जाएं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है एक प्रोवोकेटिव थॉट पर लीव करना। ज़रा सोचिए, हम अपनी पूरी ज़िंदगी अपने ख्यालों, अपनी चिंताओं और अपनी कामयाबियों के बेसिस पर अपनी एक इमेज या पहचान बनाते हैं ना। हाँ, वही हमारा आईनस होता है। लेकिन अगर कल सुबह उठकर हमारा दिमाग ये सारी लेबलिंग और जजमेंट करना एकदम बंद कर दे, अगर अच्छा और बुरा नाम की कोई चीज़ बचे ही नहीं, तो उस सन्नाटे में जो बचेगा वो असली आप कौन होंगे? वाह, ये तो सच में रात भर जागाकर सोचने वाला सवाल है। बिना लेबल्स के मैं कौन हूं? है ना? तो बस इसी थॉट के साथ इस सवाल को अपने अंदर थोड़ा और डीपली फील कीजिए। और हमारी आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। मिलते हैं अगले गहरे विमर्श में।